बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, जिनसे उम्मीदें सारे मुल्क को थीं कि वो आएंगे तो इंसानी हकूक़ की पामाली ख़त्म हो जाएगी, मुल्क में आइन और कानून सब पर लागू हो जाएगा। जो लोग आइन को मानने से भाग रहे हैं वो इंसाफ के कटहरे में आएंगे, तौहीन अदालत के केसेस चलेंगे, इंसाफ ही इंसाफ होगा, मीडिया बिल्कुल आज़ाद होगा, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को बोलने की पूरी आज़ादी होगी और जो फस्तायत चल रही है उसका ख़ात्मा होगा। मुल्क में इंतखाबात होंगे, उसके बाद बनने वाली हुकूमत जो है वो मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को जो है बहाल करेगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ कुछ नहीं। काजी साहब के आने के बाद सबसे पहले तो उस इंसान को इंसाफ मिला जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये लंदन सिर्फ बीमारी की वजह से बैठा हुआ। कहा जा रहा था कि इसकी सेहत ठीक नहीं, जब सेहत इजाज़त देगी तो ये मुल्क वापस आएंगे। लेकिन उनके आने से तकरीबन 3 माह पहले, 88 दिन पहले, जब उनका नोटिफिकेशन हुआ कि वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, नून लीग के 2 लीडरान जो है, एक तो जावेद लतीफ़ साहब और दूसरा ख्वाजा आसिफ साहब, इनके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि काजी साहब आएंगे तो इंसाफ मिलेगा। हमारी जमात के साथ जो ना इंसाफ़ी हो रही है, हालांकि हुकूमत उन्हीं की चल रही थी, वो आएंगे तो हमारी पार्टी को इंसाफ मिलेगा। 17 सितंबर को वो जब हलफ उठाएंगे तो फैसल वावडा ने कहा कि सबसे पहले वो फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाएंगे। और हुआ भी यही कि जब काजी साहब ने मनसबे इंसाफ की कुर्सी को संभाला तो उसके बाद सबसे पहले काजी साहब ने फैज़ाबाद धरना केस को उठाया। उसके बाद काजी साहब ने जो पहली ईंट रखी इंसाफ की, वो थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जिसके तहत एक खिड़की खोली गई कि कौमी असम्बली जो चाहे या पार्लियामेंट जो चाहे छोटी सी कानून साजी से भी आइन के ऊपर जो है वो फ़क़ीयत हासिल कर लेगी। हुआ भी यही। काजी साहब ने लगातार मुसलसल मेहनत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला दिया और आइन की जो तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी का राइट था उसको ही चेंज कर डाला। मामूली सी तादाद में पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की उसको आइनी हैसियत काजी साहब ने दे दी। काजी साहब के आने के बाद डंके बजना शुरू हो गए। 4 सू काजी साहब का नाम जो है वो बोलना शुरू हो गया। काजी साहब के पास सब इंसाफ की मुराद लेकर पहुंचे। जब पीटीआई पहुंचे तो काजी साहब ने दुदकारा, बेइज्जत किया, जुर्माने किए, सख्त लहजा इस्तेमाल किया। लेकिन जो ही बात दूसरी पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून की आई तो काजी साहब ने इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए और वो इंसाफ भी दिया जो उन्होंने मांगा नहीं था। इलेक्शन कमीशन जब बल्ला छीनने पहुंचा तो काजी साहब ने, जिसको कहते हैं ना कि आंखें बिछाकर उनका इस्तकबाल किया। उसकी पिटीशन से लेकर उसके फैसले तक हर चीज़ मुतनाज़ा थी। पिटीशन फाइल हुई, 700 कुछ सफ़ात की पिटीशन थी जिसके सफ़ात भी पढ़े नहीं जा रहे थे। उसको ना सिर्फ फ़ौरन नंबर लगा बल्कि उसकी समात भी शुरू होगी। काजी साहब ने दिन रात एक कर दिया। उससे पहले इंतखाबात करवाने के लिए काजी साहब ने इंतज़ार नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन पहले फैसला करे। जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तहत पीटीआई जो है वो इंतखाबात में जा सकती है, लेकिन काजी साहब ने कहा नहीं, ये तो फैसला मैं ही करूंगा। हम अपने दोस्तों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे ये बात अक्सर डिस्कस करते थे कि काजी साहब ही होंगे। जो मामला चल रहे हैं उसको अब उसकी नज़ाकत को देख के कुछ डॉट्स को मिलाते थे तो यही बात समझ में आती थी कि काजी साहब जो है इंतखाबात की तारीख देंगे। और हुआ वही। 15 दिसंबर की रात 12 बजे न सिर्फ 8 फरवरी की तारीख दी गई बल्कि पीटीआई के बल्ले के निशान का इंतज़ार भी नहीं किया गया जो कि इलेक्शन कमीशन ने रोका हुआ था। उसके बाद 13 जनवरी की रात आती है। उससे पहले भी काजी साहब जब छुट्टी पर गए तो आपको याद होगा साइफर केस में न सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी की भी 2 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और लीर करके जिसे कहते हैं ना साइफर केस को रख दिया। उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला, लेवल प्लेइंग फील्ड में भी काजी साहब छुट्टी पर थे तो यही सरदार तारिक मसूद साहब जो मोस्ट सीनियर जज थे उस वक्त और बाकी जजेस ने न सिर्फ इंसाफ और आइन के तमाम तकाजे पूरे किए बल्कि जो ज़ख्मी दिल लेकर, जो ज़ख्म अपने लेकर मरहम रखने के लिए, मरहम की तलब के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उस पर मरहम रखा बल्कि उनकी दाद रसी भी की और इलेक्शन कमीशन की खूब छतरोल भी की। देखिए कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक जमात के खिलाफ इस वक्त छापे पड़ रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनके फॉर्म छीने जा रहे हैं। तो काजी साहब की जब वतन वापसी हुई तो एकदम अचानक से अखबारात में इश्तिहार आया कि
جو اس ملک میں تاحیات نااہل ہے وہ ہمارے پاس آئے، ہم اسے انصاف دیں گے۔ پھر رشید پلمبر اور بشیر ٹھیکیدار جو ہیں یہ دونوں پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں صرف نااہل لوگ کون تھے تاحیات؟ وہ تھے جہانگیر ترین اور محمد نواز شریف۔ یہ آئے، ان کو انصاف کی ہوم ڈلیوری دی گئی اور کافی سارے اسلام کی جو ہے نا وہ توجیہات اس میں پیش کی گئیں کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طرح ملک کے آئین اور قانون کو جو ہے وہ صرف ایک شخص کے لیے چینج کیا گیا، بلکہ اس کی تاحیات نااہلی بھی ختم کی، اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ ان دونوں کا جو تھا نا اینڈ، وہ شاید قاضی صاحب کو نہیں یاد، قاضی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ تو جو کر رہے ہیں اس کے اوپر جو انصاف کرنے والا بیٹھا ہوا ہے اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ایک نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تو اس کی سیاست ختم ہوگی، اس نے سیاست سے توبہ کی اور پارٹی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دوسرا ملک سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہے، لیکن بھاگنے والے بھاگنے نہیں دے رہے۔ میاں نواز شریف مانسہرہ سے جو ہے بے عزت ہو کر نکلے، لوگوں نے ووٹ تک نہیں دیا۔ اس کے بعد لاہور سے الیکشن چھینا گیا، 2 فارم 47 آئے، اور اس کے بعد بھی ڈٹائی اور بے شرمی کی حد ہے کہ وہ اپنی سیٹ سے ابھی تک چمٹے بیٹھے ہیں۔ جیل میں ایک کینسر پیشنٹ نے نہ صرف انہیں الیکشن کمپین چلائے بغیر شکست دی، بلکہ لوگوں نے آ کر گواہی بھی دی کہ نواز شریف صاحب نہیں جیتے، یہ سیٹ تو جیتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد۔ قاضی صاحب پر ڈان نے جب یہ آئے تھے، چیف جسٹس بنے تھے، تو بڑی انہوں نے تعریفی قسم کا ایڈیٹوریل لکھا تھا کہ قاضی صاحب آئے ہیں تو عدلیہ میں جو مداخلت ہے وہ بند ہوگی، عدلیہ کی آزادی بحال ہوگی، عدلیہ کا جو رتبہ بنتا ہے اس پر دوبارہ سپریم کورٹ فائز ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایک ہفتہ پہلے جب انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا تو انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا جب یہ 26 مارچ والا واقعہ ہوا۔ 26 مارچ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے جب وہ خط لکھا کہ ہمیں آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے، ہم پر خفیہ ایجنسیوں اور انتظامیہ کا انتہائی پریشر ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ 1 سال انہوں نے برداشت کیا، 2 چیف جسٹس صاحبان سے وہ ملے، لیکن کسی نے ان کی داد رسی نہیں کی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو قاضی صاحب نے وہ اٹھا کے گیند اسی انتظامیہ کے حوالے کر دی جن پر الزام تھا کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کو روکتے ہیں۔ قاضی صاحب پر جب پریشر بڑھا، یک رکنی کمیشن حکومت نے بنایا تو سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا اور آئین اور قانون کو مانتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ میں اس یک رکنی کمیشن کو نہیں چلا پاؤں گا، کیونکہ آئین اور قانون کے تحت جو چیزیں، جو ثبوت مجھے چاہیے وہ آپ مہیا نہیں کر رہے۔ لیکن قاضی صاحب نے پھر ایک دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا اتنا پریشر بڑھا، اتنی ان کی لہ دہ ہوئی کہ انہوں نے وہ کمیشن ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ قاضی صاحب نے وہاں بھی سچ نہیں بولا، غلط بیانی کی۔ اس سے پہلے جب 13 جنوری کی رات آئی تھی تو قاضی صاحب نے نہ صرف بلہ چھینا تھا بلکہ ان سے پورے کا پورا عمران خان سے الیکشن چھین لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الیکشن بلہ چھیننے کے بعد نہ صرف الیکشن چھینا گیا، مخصوص نشستیں چھینی گئی، پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو الیکشن کمیشن نے سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کل ڈان نیوز نے پھر ایک آرٹیکل شائع کیا جس کا نام تھا فالٹس۔ اس میں قاضی صاحب کو ہلکا سا ایک آئینہ دکھایا گیا کہ قاضی صاحب اگر آپ یہ فیصلے اور یہ احکامات نہ کرتے تو اس ملک کی تاریخ مختلف ہوتی۔ آپ جو تاریخ کو درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ نے ماضی کے کیسز میں انصاف کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو ہو یا شوکت عزیز صدیقی ہو، ان کی طرف آپ کی مہربانی، آپ نے انصاف کیا، لیکن حال میں جینا سیکھیں۔ حال میں جو پاکستانیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو آزادی اظہار رائے، بنیادی انسانی حقوق اور جو سیاسی معاملات ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں، لیکن قاضی صاحب نے کہا نہیں، میں اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اب انہوں نے کیا لکھا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دور کے وہ فیصلے جنہیں ڈان کی آج کی رپورٹ میں فالٹس کیٹیگری میں ڈالا گیا، ان میں نمبر 1 ہے پی ٹی آئی انتخابی نشان کیس جس میں انہوں نے بلہ چھینا تھا۔ پھر ایگزیکٹو سے آروز کا انتخاب لینا، جو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اگر ڈی سیز اور ایسیز جو ہے وہ ایم پی او کے تحت ہمارے کینڈیڈیٹس کو اور ہمارے ورکرز کو اٹھا رہے ہیں تو کیسے انتخابات کو صحیح اور شفاف ان کا انعقاد جو ہے وہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو ہوا بھی وہی، پی ٹی آئی درست ثابت ہوئی، بلے کا نشان چھینتے وقت بھی پی ٹی آئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بلہ کیس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا نقصان ہوا، بالکل ہوا، قاضی صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ صحافیوں کو جے آئی ٹی کے ذریعے نوٹسز، وہ جے آئی ٹی جس کی قانونی آئینی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ
पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐलान कर देते हैं कि ये जो काजी साहब पर तनकीद जा रही है बेजा है और इस पर JIT बननी चाहिए, और ये जो आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिसने वॉच डॉग का किरदार अदा करना है, वो सहाफ़ी जो आईना दिखाते हैं कि मिलॉर्ड आपने ये गलत कर दिया, आपसे भी आपके ऑर्डर में ये चीज़ गलत है, उनको ही नोटिस जारी किए। बल्कि न सिर्फ नोटिस, असतूर और इमरान रियाज को उठा लिया गया और उनको पाबंद सलासल कर दिया गया। उसके बाद फौजी अदालतों में अबूरी हुक्मनामे। काजी साहब को बार बार ये झूठ काजी साहब के सामने बोला गया कि यही अटॉर्नी जनरल थे जो बार बार कहते थे कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। उसके बाद एक अचानक उन्होंने कहा कि 102 लोगों का ट्रायल हो गया। काजी साहब ने गुज़िश्ता ये ईद की छुट्टियों से पहले भी एक केस के दौरान पूछा कि जी बताएं कितने लोगों को सज़ा अब तक हुई है, तो वहाँ अचानक उनसे मुंह से निकल गया कि 20 लोग ऐसे हैं जिनको हम रिहा कर रहे हैं क्योंकि उनकी सज़ाएं पूरी हो चुकी हैं। तो काजी साहब के ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री जो है वो काजी साहब का पीछा कर रही है कि काजी साहब जब तक आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं सारी कौम को आपसे उम्मीदें थी, लेकिन अब आपके पास वक्त ही कितना बचा है। 27 अक्टूबर को आप चले जाएंगे और जो लेगेसी छोड़ के जाएंगे वो इंतहाई तकलीफ दे होगी जब आप सोचेंगे अकेले बैठ कर के मैंने ये फैसले किए और पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान हुआ और मुझे 22 जज के नाम से याद किया जाएगा, तो फिर अपने आप को क्या कैसे फेस करेंगे। अब 6 जजेस के खत के बाद जो कुछ इस मुल्क में तमाशा जारी है, 6 जजेस ने हिम्मत की हाई कोर्ट के, उनने कहा कि ये मिलॉर्ड हमारा मसला है, ये FIR नहीं है, ये हमारी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक सादी सी दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमाकर इसकी तरफ नजर उड़ाएं। पहले तो इंतजामिया की तरफ फेंका गया, फिर सो मोटो लिया गया। अब सो मोटो के बाद एक तहरीरी फैसला कल आया जिसमें अतर मनीला साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा, लेकिन अतर मनीला साहब पर भी नून लीग और कुछ सहाफ़ी जो उनके करीब समझे जाते हैं उन्होंने इंतहाई तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब शौकत अजीज़ सदीकी के खिलाफ हुआ था तो तब अतर मनीला साहब ने ऐसा इख्तलाफी नोट क्यों नहीं लिखा था। ये जवाब तो अतर मनीला साहब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन अब जो उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जजेस के खत के मामले पर जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। तफसील उसकी कुछ यूँ है, हाई कोर्ट के जज के खत के मामले पर अजहद नोटिस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच से जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को अलहदा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजेस के खत के मामले पर अजहद नोटिस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को अजहद नोटिस की समाअत करने वाले बेंच से अलहदा करने के साथ साथ इजाफी नोट भी लिखा है। फाजिल जज ने अपने नोट में लिखा कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं, आर्टिकल 184/3 हाई कोर्ट्स की आज़ादी पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अजहद नोटिस अच्छी नीयत से लिया गया, लेकिन अजहद नोटिस से हाई कोर्ट्स और उनके चीफ जस्टिस की आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि 6 जजेस के खत में उठाए गए मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता इखलाक में देखे जाने चाहिए। मैं खुद को अजहद नोटिस के बेंच से अलग करता हूँ। यही बात हम भी कर रहे थे शुरू से कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसा प्लेटफॉर्म मौजूद है, जब उन जजेस ने दरख्वास्त किया कि सुप्रीम जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए जिसमें सारे पाकिस्तान की अदालतों के नुमाइंदे मौजूद हों, तो वहाँ ये मुद्दा सामने रखा जाए, वहाँ हमारा जो ये केस है उनके सामने रखा जाए और उसके तहत फैसला किया जाए। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। काजी साहब ने पहले एक गलती की, उसके ऊपर गलती को दुरुस्त करने के लिए जब दूसरी गलती की तो उसके बाद एक जज के बाद दूसरा जज अलग हो गया। दूसरे जज साहब जो अतर मिल्ला साहब है, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने इख्तलाफी नोट में क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में बेंच में शामिल होने से माजरत की है, जबकि जस्टिस अतर मनीला ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट लिखा है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक जस्टिस अतर मनीला ने हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक करते हुए कहा है कि पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक लिए वो खुद को कायल नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मनीला ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है, जबकि हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है या नहीं, ये भी अभी तय करना है। उनका कहना था कि जो सवाल अदालत के सामने है इन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। मामले पर आला अदलिया का बतौर इदारा रद्द अमल क्या होना चाहिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज़ तलब की है।
हुक्म नामे में तजावीज़ के सिलसिले में कहा गया है कि किस तरीक़ा कार के तहत मुस्तक़बिल में ऐसे मामलात से बचा जा सकता है, ज़िम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, इस हवाले से तजावीज़ दी जाए। इस हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और वफाकी हुकूमत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए जाएँ, क्योंकि कानून की आईनी तशरीह के हवाले से मामलात सवालात ज़ेर गौर हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि सीनियर वकील हामिद खान और ख्वाजा अहमद ने निशानदेही की थी कि उन्होंने हद से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत पटिशन दायर की है, लिहाजा इसे फौरी सुना जाए। लेकिन उन्हें ये बावर कराया जाता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कोड के तहत सुना जा रहा है, इसलिए इसे पहले तश्कील करदा कमेटी के सामने नज़रसानी के लिए पेश किया जाएगा और कमेटी की जानिब से मंजूरी के बाद सुना जाएगा। अदालत अब मुकदमे की समाअत 30 अप्रैल 2024 बरोज़ मंगल को दिन 11:30 बजे करेगी। तो ये है उनका वो इख्तलाफी नोट, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ये मामलात हैं जिनके तहत मैं अपने आप को इस बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं तस्वर करता। जब तक ये मामलात उनको डिस्कस ना किया जाए, एड्रेस ना किया जाए, तब तक इस बेंच का हिस्सा बनना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और जैसे याहिया अफरीदी ने भी बुनियादी सवालात उठाए हैं कि जब तक इन मामलात की आइन और कानून के तहत इनको ना देखा जाए, इस बेंच में जो है वो मैं अपने आप को नहीं समझता कि मुझे इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो सारी रुदाद है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि काजी साहब, अब भी वक्त आपके पास है, अभी आप इस मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ़े आला है। 6 जजेस नहीं चले, पीटीआई तो एक सियासी जमात थी और नून लीग एक सियासी जमात थी, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात थी। आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी को चले इंसाफ दिया, अच्छी बात है। पीटीआई को इंसाफ नहीं दिया, उन्होंने अदम एतमाद का पर इजहार भी किया, चलें उन्हें दरगुजर फरमाइए। अब आप अगले अपने जो आपके बच्चे हैं, जिनके आप फादर ऑफ जस्टिस कहलाते हैं, उनकी दाद-रसी कर दीजिए। ये 6 जज इतना बड़ा फैसला जो कर आप तक पहुंचाया उन्होंने आप उनकी बात आते ही लेफ्ट राइट से होकर निकल जाते हैं। जो ही ताकतवर हलकों का नाम आते हैं, काजी साहब माजी में भी मुतअद्दिद बार आपने न सिर्फ उनसे पहलू तही किया, बल्कि आपने दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की कि आप जुर्रत करें, आप नाम क्यों नहीं लेते, हमारे साहब ये मामला ही नहीं है, हमारे पास इसके सबूत ही नहीं है, ये तो हमसे प्रे ही नहीं की। तो ये ख़त जो है काफ़ी सारे सबूतों से भरपूर है, इनकी दाद-रसी कीजिए और ऐसी मिसाल कायम कीजिए कि आइंदा इस मुल्क में जब इंसाफ हो तो सब ये कहें कि वाह, इस मुल्क की अदालतें क्या इंसाफ करती हैं। अब सत्ते खैर हैं, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की अदालतें हर इंसान के बुनियादी हकूक़ के साथ खड़ी हैं, उनके दिफा में खड़ी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ में खड़ी हैं। यहाँ जो कुछ जो बोलना चाहे वो बोल सकता है। दुनिया भर में तौहीन अदालत की तकरीबन कानून में तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान में भी लाहौर हाई कोर्ट इस पर फैसला कर चुकी है कि ये काफ़ी पुराना कानून है। आप तौहीन अदालत के नोटिसेस अपने आप को इंसाफ से ऊपर रख कर लोगों को नोटिसेस, सहाफ़ियों को बोलने के हक़ छीनने के लिए जेआईटी बनाना और फिर पाबंद सलासल करना, इन पर ज़रूर एक दफ़ा रीथिंक कीजिए, नज़र सानी कीजिए, कोई मेहरबानी कीजिए, ताकि इस मुल्क की आइंदा वाली नस्लें आपकी मिसाल लें, जैसे वो जस्टिस कार्नेलियस की देते हैं, आपका नाम बोलें, कहें कि हमारे पास भी एक ऐसा जज आया था जिसने ना इस मुल्क के पसमानदा बल्कि अपने जजेस, साथी जजेस के साथ जो मामलात हुए थे उन पर भी ऐसा फैसला दिया था कि आइंदा किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो जजेस के काम में मदाखलत करें, अदलिया की आज़ादी को छीनने की कोशिश करें। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।